जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस वीडियो में मैं संविधान संशोधन के संबंध में जितने भी विवाद उपजे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए इसको। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं। धीरे धीरे चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। ये हैं अरुण गोविल जी, जो कभी आपने अगर टीवी सीरियल रामायण देखा हो तो उसमें इन्होंने राम की भूमिका निभाई थी। अभी मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती या नया संविधान बनाना। तो इसलिए दूसरे हैं लल्लू सिंह। ये भाजपा के अयोध्या से सांसद हैं, जो संविधान बदलने की ही नहीं बल्कि भारत का संविधान हटाकर नया संविधान बनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं। రాజ్యాంగం మార్చే హక్కు మాకున్నది పార్లమెంట్లో మార్చడం కూడా और मारतम కూడా। ये तीसरे हैं अरविंद धर्मपुरी जी, जो बोल रहे हैं कि भाजपा के पास संसद में संविधान बदलने की शक्ति है। भाजपा ने बदला भी और आगे भी बदलेंगे। अब की बार 400 पार ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು। अब ये हैं अनंत कुमार हेगड़े जी। इनका बयान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, जो संविधान संशोधन के लिए 400 सीटें देने की बात कर रहे हैं। फिर ज्योति मिर्धा जी, इन्होंने भी कहा कि संविधान को बदलने के लिए भाजपा को दोनों सदनों में भारी बहुमत की ज़रूरत है। ये हैं दिया कुमारी जी, इन्होंने भी संविधान संशोधन की ज़रूरत को कहा। अब सवाल उठता है कि भाजपा बार बार संविधान बदलने की बात क्यों करती है। आज हम इनके दावों की स्क्रूटनी यानी कि सघन जांच करेंगे, ताकि हम आप आदिवासियों के लिए आने वाले खतरे के प्रति जागरूक रह सकें। नागरिकता संशोधन कानून 2019 11 मार्च को लागू कर दिया गया। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रतिक्रियाएं और डर सामने आने लगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को घर में नज़रबंद भी कर दिया गया। सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि कहीं फिर से 2019-20 के जैसा आंदोलन न खड़ा हो जाए, कहीं फिर से कोई शाहीन बाग ना बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि शाहीन बाग के आंदोलन ने जो वैश्विक रूप धारण किया था, उससे नरेंद्र मोदी सरकार की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि CAA को गलत समझा जाए, इसलिए इन सब का सामना करने के लिए 2 सबसे शक्तिशाली मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह कानून भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने के कोई प्रावधान नहीं है। स्वयं गृह मंत्रालय ने 12 मार्च को कहा कि इस अधिनियम के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सरकार की तत्परता से स्पष्ट है कि केंद्र नहीं चाहता कि CAA को लेकर किसी भी किस्म का डर मन में रहे। यह अलग बात है कि सरकार आगे चलकर अपनी बात पर कितना अडिग रहती है, क्योंकि किसान आंदोलन को समाप्त करने, MSP की कानूनी गारंटी का वादा से लेकर ढेरों ऐसे वादे हैं जिन्हें लेकर सरकार ने पहले तो प्रतिबद्धता जाहिर की, लेकिन बाद में अपने वादे से पलट गई। फिर भी CAA मामले में सरकार ने कम से कम यह स्पष्ट करने का तो प्रयास किया कि उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन ऐसी ही तत्परता तब सामने नहीं आती जब 4 बार के लोकसभा सांसद और मोदी कैबिनेट में कौशल विकास मंत्रालय में मंत्री रह चुके अनंत हेगड़े भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। भारत का संविधान
जिसने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया, अनुच्छेद 17 जिसने नागरिकों की जाति, लिंग, धर्म और आस्था को बिना जाने समानता का अधिकार दिया, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये सब प्रदान किया, जिसने 200 सालों की औपनिवेशिक गुलामी के बाद भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 आदि प्रदान किया। ऐसे संविधान को बदलने की डरावनी बात करने वालों के खिलाफ कोई बड़ा मंत्री नहीं आया। क्यों? क्या रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को नहीं लगा कि संविधान बदलने की बात डरावनी है? मुझे तो लगता है इस मुद्दे पर स्वयं भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर संविधान का बचाव करना चाहिए था और अपने सांसद को अपने पास बुलाकर जवाब मांगना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा समय पर नहीं किया। उत्तर कन्नड़ा सांसद अनंत हेगड़े ने कारवार में एक भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हम इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतते हैं तो हम संविधान बदलने में सक्षम होंगे। अनंत हेगड़े, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के प्रहरी भी हैं, अपने इसी भाषण में कहते हैं कि वर्तमान संविधान से हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, हमें अपना धर्म बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें संविधान बदलने की ज़रूरत है। बताइए, पीएम मोदी अपने लिए 2024 में 400 सीटें मांग रहे हैं और उनके नेता इन 400 सीटों का उद्देश्य बता रहे हैं। यद्यपि भाजपा ने प्रवक्ता स्तर पर हेगड़े के बयान से अपनी दूरी बना ली, लेकिन सरकार के बड़े मंत्रियों में से कोई आगे नहीं आया। मुद्दा सिर्फ अनंत हेगड़े के बयान का नहीं है, बात है आरएसएस और बीजेपी के मूल चरित्र की, उन सिद्धांतों की जिन पर संघ और भाजपा खड़ी है। संघ की विचारधारा का भारत के संविधान के प्रति दुराग्रह आज का नहीं 75 साल पुराना है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया, तब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में लिखा गया, भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। प्राचीन भारतीय कानूनों, स्मृतियों का कोई निशान इसमें नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे, आज तक मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं और सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। संघ की ये बातें संविधान के साथ साथ अंबेडकर पर भी हमला थी, क्योंकि वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति पाठ को जलाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी होने के नाते उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मनुस्मृति की अस्पृश्यता और स्त्री विरोध संविधान के अनुच्छेदों से दूर रहे। संघ और भाजपा इसी संविधान से अधिकार प्राप्त करके मजबूत होते गए और इसी संविधान को ख़त्म करने की वकालत भी करते गए। 1998 में जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई, उसने संविधान की समीक्षा के लिए वेंकटचलैया आयोग नियुक्त किया। उद्देश्य था पूरे संविधान की समीक्षा की जाए, जिससे उसमें से वो अंश हटाए जा सके जिनसे संघ सहमत नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट सभी मंत्रालयों और विभागों को उनसे संबंधित सिफारिशों की जांच और प्रसंस्करण के लिए भेज दी। आयोग ने भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित 58 सिफारिशें की, जिसमें 86 विधायी उपायों से संबंधित है और बाकी कार्यकारी कार्रवाई से संबंधित है। इन सिफारिशों में मोटे तौर पर मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, चुनावी प्रक्रियाएं और राजनीतिक दल, संसद और राज्य विधानसभाएं, कार्यकारी और सार्वजनिक प्रशासन, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य संबंध विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास की गति को शामिल किया गया। इस आयोग की स्थापना सरकार द्वारा 2 फरवरी 2000 को श्री न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। जब सन 2000 में KS सुदर्शन आरएसएस के सरसंघचालक बने, तो उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि भारतीय संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और इसके स्थान पर भारतीय पवित्र पुस्तकों पर आधारित संविधान लागू किया जाना चाहिए, जो मनुस्मृति का संकेत देता है। और उन्होंने जोर देकर कहा, हम संविधान से पहले ही 100 बार संशोधन कर चुके हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह से बदलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। वो आगे यहाँ तक कहते हैं कि इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है, वास्तव में यह देश की अधिकांश बुराइयों का मूल कारण है।
जिस संविधान ने करोड़ों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को एक झटके में कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से बाहर निकालकर भारत का सम्मानित नागरिक बना दिया, उन्हें किसी भी अन्य उच्च जाति के व्यक्ति के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया और ऐसा न मानने वालों के खिलाफ कानूनों और कानूनी दंडों के प्रावधान को प्रोत्साहित किया, उसमें आरएसएस प्रमुख को कुछ भी पवित्र नहीं लगा। यह तो सोचने की बात है। एक तरफ दुनिया के प्रसिद्ध न्यायविद ग्रैनविल ऑस्टिन भारत के संविधान और उससे चलने वाली सरकारों और नेताओं के बारे में लिखते हैं कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में भारतीयों की समझ आधुनिक दुनिया की कला और विज्ञान में पेशेवर उपलब्धियों का उनका रिकॉर्ड और खुद पर शासन करने की उनकी क्षमता में उनका विश्वास मिलकर उन्हें एक राष्ट्रीय परिपक्वता प्रदान करता है, जिसने उन्हें सरकार बनाने और उसे चलाने के एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की अनुमति देता है। तो दूसरी तरफ आरएसएस में अभी तक कुछ बदला ही नहीं। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले का संविधान के विषय में कहना है कि यूरो केंद्रित विचार प्रणालियां और प्रथाएं, पश्चिमी विश्व दृष्टिकोण अभी भी दशकों से हम पर शासन कर रहे हैं। स्वतंत्र राष्ट्र ने उनसे पूरी तरह परहेज नहीं किया। अनंत हेगड़े के विवादित भाषण के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहा और उन्हें चुनौती दी कि वो हेगड़े को निष्कासित करें। लेकिन जो प्रधानमंत्री मणिपुर और महिला पहलवानों जैसे संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दों पर एक शब्द भी ना बोले हों, उनसे इन मुद्दों पर चुप्पी के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ की आशा करना बेईमानी होगा। पीएम मोदी बोले भी तो क्या बोले हैं जब उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और निश्चित रूप से उनके बेहद करीबी डॉक्टर विवेक देबरॉय स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को लाइव मिंट में एक लेख के माध्यम से भारत के संविधान की निरंतरता पर सवाल उठा देते हैं। डॉक्टर देबरॉय की नज़र में चूँकि इस संविधान में 100 से अधिक बदलाव हो चुके हैं, इसीलिए वह यह संविधान नहीं है जो भारत के आज़ादी के समय बनाया गया था। उनकी नज़र में चूँकि केशवानंद भारती के फैसले के बाद अब संविधान के आधारित ढांचे जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता और स्वतंत्रता आदि शामिल हैं को नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए अब संविधान ही बदल दिया जाना चाहिए। डॉक्टर देबरॉय यह समझने में पूरी तरह विफल रहे कि संविधान का संशोधन संविधान का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 368 भाग 20 संविधान संशोधन संविधान की लोचता, गतिशीलता और समय के अनुरूप अपने में बदलाव लाने की उसकी क्षमता का परिचायक है। इतनी योग्यता वाले संविधान को उसकी कमजोरी समझकर उसे जड़ से ख़त्म कर देने का विचार भारत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर देबरॉय के विचार को प्रधानमंत्री का विचार तो नहीं समझा जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी को अगर कोई उनका समर्थन समझ ले तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सलाहकार परिषद ने आधिकारिक तौर पर देबरॉय द्वारा व्यक्त की गई राय से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रति संदेह और विरोध को बढ़ाने का काम इसने पूरा कर लिया। अनंत हेगड़े संविधान बदलने की दुकान के नियमित ग्राहक हैं। हाल में दिया गया उनका भाषण इस संबंध में पहला काम नहीं है। वो 2017 में भी ऐसा बयान दे चुके हैं, लेकिन तब केंद्रीय नेतृत्व ने फौरन हेगड़े का विरोध किया था। लेकिन इस बार 5 साल बाद संभवतः यह नेतृत्व हेगड़े से काफ़ी हद तक सहमत है, इसलिए किसी भी बड़े नेता ने इस बात का खुलकर विरोध नहीं किया। संभवतः यह सच भी हो कि यदि 2024 में बीजेपी जीत गई और उन्हें बहुमत की प्राप्ति हो गई तो बीजेपी भारत के संविधान को बदलने के बारे में निश्चित ही सोचेगी। यद्यपि केशवानंद भारती 1973 मामला किसी भी हालात में भारत के संविधान की आधारित ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता। यदि इस निर्णय को बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट की 15 सदस्यीय बेंच का गठन करके केशवानंद भारती फैसले को पलटना होगा। यदि इसे बिना पलटे सरकार कोई कदम उठाती है तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार में टकराव होगा और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के साथ साथ भारत की भी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। पर मुद्दा यह है कि भारत के वर्तमान संविधान में भाजपा बदलना क्या चाहती है। ऐसा क्या है जो भाजपा और संघ को खटकता है, जिसकी वजह से वो लगातार पिछले 75 सालों से संविधान पर प्रहार करने में लगे हुए हैं। भारत की प्रबुद्ध और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संविधान सभा ने लगभग 3 सालों के वाद विवाद के बाद लोकतांत्रिक तरीके से अंबेडकर, नेहरू, पटेल, आज़ाद आदि नेताओं की मौजूदगी में जिस संविधान को आकार दिया, उसे बदलने की ज़रूरत क्या है? क्या मूल अधिकार बदले जाने हैं या आदिवासी, दलित और पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ख़त्म किया जाना है?
या इन सब को राष्ट्रहित के नाम पर कमज़ोर किया जाना है। लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा में मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उनकी अध्यक्षता में तय हुआ था कि भारत में मूल अधिकार कितने और कौन से होंगे, अल्पसंख्यकों को भारत में क्या स्थान दिया जाना है, क्या अधिकार दिया जाना है, सब पटेल की अध्यक्षता में ही तय हुआ था। या फिर भाजपा को संविधान के धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ढांचे को बदलना है, या फिर इन्हें भारत की अखंडता खटकती है, भाईचारा खटकती है, या उन्हें नेहरू, गांधी और अंबेडकर के संविधान से कभी ना मिट सकने वाले अस्थायी पदचिन्ह बदलने हैं। वैसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस समय भारत के सबसे बड़े दलित नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिए हैं। खड़गे हेगड़े पर बोलते हुए कहा उन्होंने कि अनंत हेगड़े ने तानाशाही थोपने के मोदी आरएसएस के कुटिल एजेंडे को उजागर कर दिया है। मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस गुप्त रूप से तानाशाही थोपना चाहते हैं, जिससे वे अपने मनुवादी मानसिकता थोपेंगे और SC, ST और OBC के अधिकार छीन लेंगे। कोई चुनाव नहीं होगा या अधिक से अधिक सिर्फ दिखावटी चुनाव होंगे। इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर ये वाला डाल रखा है, आप इसे देख सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि संस्थानों पर अंकुश लगाया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जाएगा और आरएसएस और भाजपा हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और विविधता में एकता को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता संविधान के मजबूत स्तंभ हैं और कोई भी बदलाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा देखे गए भारत का अपमान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानते भी हैं? अगर मोदी सच में अम्बेडकर को मानते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए जो पूरी तरह संविधान को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। क्या मोदी जी ये कर पाएंगे? मोदी संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेगड़े पर एक्शन लेकर साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका सामना उस राहुल गांधी से है जो अपनी बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ करके पूरा किया, न कि किसी हवन, भजन या पूजन से। मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो क्या करेंगे यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक आदिवासी होने और नागरिक के तौर पर भारतीयों को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे CAA का कानून हो या संविधान बदलने की योजना, हर तरह से भारतीय नागरिकों के नागरिक अधिकार लगातार कम करते जाने की योजना है। मेरा यह वीडियो संविधान बचाने का उद्घोष के रूप में समझा जाना चाहिए और संविधान को सुरक्षित और संरक्षित करने के सभी लोकतांत्रिक प्रयास किए जाने चाहिए। आप मेरे इस बातों से कितना सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद और जोहार।